नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल पे। आज का इंटरव्यू बहुत खास है आपके लिए और उम्मीद करती हूँ जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो आप घर घर तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके फ़ायदे के लिए है। दोस्तों, बहुत समय से वैद्य परंपरा को या फिर आयुर्वेद परंपरा को बहुत लोगों ने जीवित नहीं रखा। कुछ गिने चुने ही नाम हैं जिनका आयुर्वेदिक चीज़ जो होता है आप जानते हैं कि वो बताते हैं कैसे आपको यूज़ करना है या फिर किस तरीके से आप रोज़ाना उसको ले सकते हो, लेकिन वो साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को भी बताते हैं कि आपको अगर आप हमारा ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आज मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर से मिलवा रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है। अगर आपकी उम्र नहीं है, अगर आपकी आयु पूरी नहीं हुई है कि आप इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हो, तो ये दावा है कि आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से। और किस तरीके से वो खान पीन और दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, ये सब यहाँ पे पता चलेगा। जिस आयुर्वेद के बारे में विदेशों के लोग आके भारत में खोज करते हैं और उसके बाद वाहवाही लूट के जाते हैं कि मैंने ये जाके भारत में खोज किया, लेकिन असली चीज़ तो भारत में ही है। और उसको बताने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं, जिनमें से एक शख्सियत आज हमारे साथ है। क्या क्या ये करते हैं और किस तरीके से नाड़ी शोध में भी इन्हें महारत हासिल है, ये सब आज के इंटरव्यू में आपको पता चलेगा। तो फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूँ एकता मिश्रा और मेरे साथ है वैद्य सुशील दुबे जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत, और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि आपको मैं अपने शो में लेके आऊँ और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करूं कि आयुर्वेद है क्या। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं वो अधिकतर आयुर्वेद पे शिफ्ट नहीं होना चाहते। उनको लगता है कि एलोपैथ में एक दवाई खाने से वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो सर, किस तरीके से वो आयुर्वेद में शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे उनको एलोपैथ से ज़्यादा आयुर्वेद में लाभ मिलेगा, ये बताइए। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो आपने सवाल उठाया उस सवाल में खुद ही जवाब है कि आयुर्वेद के सवाल उठाने का मतलब है कि आप खुद शिफ्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल। इसलिए आधुनिक चिकित्सा का सबकी हमें लगता है ना कि जो महामना जी का हमारा उद्देश्य था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, और हम लोग उन परिवार के एक सदस्य हैं, तो उनका उद्देश्य था कि आयुर्वेद का पहले स्थापना की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1922 में आधुनिक चिकित्सा को बाद में लाए। और उन्होंने कहा कि जब तक कि इंटीग्रेशन दोनों का नहीं होगा, ठीक है, हर चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों रखना चाहिए। और वो इंटीग्रेशन आज पूरा दुनिया बोल रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने उसके हर तरह के अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर पैथी की होती है। तो जो अभी कोविड आया और उस कोविड में एकाएक जब सबके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपको देखा कि नहीं, एक उम्मीद की किरण देखी कि आयुर्वेद है। क्योंकि इतनी हमारे पास दवाइयाँ, सुविधा और व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसमें आयुर्वेद ने बढ़ चढ़ कर के भागीदारी किया। और आपको आश्चर्य होगा कि जब लोग घर में घुसे हुए थे, निकल करके मिलने का प्रयास नहीं कर रहे थे, तो 2020 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 16 कमेटियों के सदस्य बनाई गई, मई 20 में जी, और जून 20 में हम लोगों ने भारत सरकार में एक ला करके पूरे कंट्री में डाल दिया कि ये हमारा आयुर्वेद का प्रोटोकॉल है। अच्छा। और कोविड में आप इसके द्वारा आप बचा सकते हैं अपनी जिंदगी को, आराम से जीवन का जो बार बार डर है, उन डरों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज्यादा लोगों का जो नुकसान होता है भय, भ्रांति और भ्रम से, तो ज्यादा भय, भ्रांति और भ्रम हुआ, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने खूब जम के अवेयरनेस किया। और उस अवेयरनेस में आपको मतलब सोंठ का चूर्ण, सिंपल, वो सोंठ के चूर्ण को हम लोग कहें कि नाक से और मुंह से जा रहा है कोविड, तो क्यों ना मुंह में चूसने की व्यवस्था कर दें और नाक में सूंघने की व्यवस्था कर दें। और उसके बाद में वो इतने बड़ा ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ और लोग घर में ही अपना सोंठ और गुड़ चूसना शुरू किया नाक में। उसका भी हमारा पब्लिकेशन जल्दी बड़े जर्नल में आने वाला है। तो ये पूरा जनता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप बहुत ज़्यादा बायस्ड होकर के काम नहीं करा सकती। लोकतंत्र में अगर आपका जिस समय उसकी डिमांड शुरू होती है, वैल्यू, तो अपने आप शिफ्ट होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद का आजकल एलोपैथ के ऊपर शिफ्टिंग तेजी से हो रहा है, और जो एक आयुर्वेद परिवार के लिए एक अच्छी खबर है। सर, आप वैद्य जो हैं, वैद्य के बारे में लोग कहते थे कि बहुत सीरियस वे में नहीं लिया जाता था वैद्य को। डॉक्टर की डिग्री है तो भाई डॉक्टर है, चलो इसके पास चलते हैं।
लेकिन पहले वैद्य की डिग्री को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन आपने उस परंपरा को फिर से शुरू किया कि नहीं, वैद्य जो हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो कैसा रहा सर सफ़र जब आपने शुरुआत की और अभी तक में कैसा रहा? देखिए मैडम, स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ पर धर्मे भयावह। हमने जब स्टार्ट किया जर्नी का तो जो हमारा हॉस्टल है पंडित सत्यनारायण शास्त्री हॉस्टल में हमें रहने की मिली। जब हमने इतिहास पढ़ा तब पता चला कि जो अपने राष्ट्रपति महोदय थे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, वो उनके घर पे आते थे दिखाने के लिए। तो जब लगा कि वैद्य नाम लिखने पे और वैद्य काम करने पे इतनी बड़ी हमें सम्मान मिल रहा है और समाज से हमें सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाएं वैद्य का। और अगर हम वैद्य के ऊपर, होता नहीं कि अगर कोई सियार है उसके ऊपर शेर का खाल उड़ करके चल रहा है तो बहुत दिन सरवाइव नहीं करेगा। तो इसलिए हम अपने फील्ड के शेर हैं, आयुर्वेद के वैद्य के, लेकिन दूसरे फील्ड के लिए हम हर वक्त उस सियार के रूप में ही रहेंगे। जब वैद्य नाम लिखना शुरू किया हमने तो हमारे बड़े जो अग्रज थे वो लोगों को बड़ा कई बार awkward लगा कि डॉक्टर के नाम पे हम कोट टाई सूट वूट पहन के हम निकलते हैं और हमको डॉक्टर कहने पे सम्मान मिलता है। दुबे यार, अगर तुम वैद्य बोलोगे तो लोग चूरन चटनी तक कह करके एक मजाक का बनाते हैं। तो हमने कहा सर हम उपयोगिता जब बढ़ाएंगे, कहा नहीं गया है कि वैद्य राज नमस्तुभ्य यमराजा सहोदर यमराजा हरती प्राण वैद्य प्राण धनानिच। वैद्य राज्य को देखते हुए प्रणाम नहीं करो, ये यमराज के भाई होते हैं। यमराज तो अगर दुखी होंगे तो प्राण का हरण करेंगे, लेकिन वैद्य अगर नाराज हो गया तो प्राण और धन दोनों लेता रहता है। इसलिए वैद्य का जो कंसेप्ट रहा, और फिर वैद्य का जब हम लोगों की दिन पे दिन प्रतिष्ठा बढ़ती गई, तो आज आपको फक्र होगा कि जो लोग मुझे कह रहे थे आज वो बड़ा बड़ा नाम लेकर के वैद्य खुद लिखने लगे और वो भी कहते हैं कि हम भी वैद्य हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलिए हमारा काफी हमारे बड़े लोगों ने कर करके वैद्य का, और हमारा छात्र हमारे ऊपर गर्व करने लगा कि जब वैद्य सर बोल रहे हैं और वैद्य के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लोग विश्वास करें। और विश्वास तब कब आएगा जब तक कि आप परिणाम नहीं देंगी, विश्वास कभी कोई आपके ऊपर नहीं करेगा। और परिणाम भी क्या हो, शास्त्र परख हो। जो मेरी किताबों में ज्ञान दिया गया है वही किताब का ज्ञान आपके समक्ष सामने आपके वही आप रखिए और वही परिणाम आए। ये नहीं कि हम गोल गोल सा बना दिए पुड़िया में और बना करके दे दिए, अब क्या मिला है उसमें किसी को पता नहीं है। तो उसमें पेशेंट को भी कंफ्यूजन होता है कि कहीं एलोपैथ तो नहीं मिलाया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा लगता है कि अरे यार ये कास्ट आपका 5 रुपए 50 रुपए का 500 आपने ले लिया। लेकिन जब हम लोग ने लिखा शुरू किया कि नहीं, पर्चे पे साफ साफ दवाई लिखिए कि ये दवाई ये है, मात्रा इसकी इतनी है और आप कहीं से भी कोई दवाई ले सकते हैं। ये नहीं कि हमारी ही बस एक दुकान से लीजिए और एक करिए, कहीं से भी ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का लीजिए। आज उसी का फल है कि लोग लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू हो रहा है। हम कहते हैं जादू नहीं हो रहा है, ये तो हमारा किताब में लिखा हुआ बातों का कंसेप्ट को सीधे सीधे हमारा अगर सही डायग्नोसिस है, एक नाड़ी क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसकी आहार शक्ति क्या है, व्यायाम शक्ति क्या है, इसका एसेस कर करके सिंपल दवाई अपने एडवाइस किया, पुड़िया बना करके खाया, उसका लाभ मिला। आपने जो नाड़ी प्रक्रिया की बात कही, इस पे ही मैं अगले सवाल को लेके आना चाहती थी। मैंने आपके बारे में बहुत सारा केस स्टडी पढ़ा, जो आपसे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में मुझे बताएं कि नहीं, चमत्कार कर देते हैं वैद्य जी तो बस नाड़ी पकड़ते हैं और चमत्कार कर देते हैं। लेकिन जब मैं रिसर्च की तो मुझे ये पता चला सर कि बहुत लोग अब भारत में हैं नहीं, मुश्किल से गिने चुने लोग हैं जो आपका नाड़ी पकड़ेंगे और सही चीज़ आपको एक्यूरेट बता देंगे। तो इस पे आपने कैसे महारत हासिल की, और क्या ये सच है कि नाड़ी पकड़ के ही हम सारे रोगों को बता सकते हैं कि आपको क्या है क्या नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा। नाड़ी परीक्षा का, नाड़ी का मतलब क्या होता है, नाद मतलब होता है शब्द, जो शब्द हैं, और नादी मतलब हृदय। हृदय के शब्द को सबसे बढ़िया कहाँ से आप एसेस कर सकते हैं, क्योंकि हृदय में ही आत्मा का स्थान होता है। तो आत्मा ही सुख और दुख के बारे में आसानी से वही व्यक्त करता है। तो वो नाड़ी के बाद में आपकी हमारी पूरा क्लियरिटी, सारा इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट के बाद में चाहे ज्योतिष हो, आयुर्वेद में सब में क्लियर दिया हुआ है कि भाई ये आकाश का स्थान है, ये वायु का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, ये जल का स्थान है, ये पृथ्वी का स्थान है। तो आकाश और वायु मिलकर के ये हमारे वात का दोष को बनाते हैं, अग्नि हमारी पित्त को बनाती है, जल और पृथ्वी कफ को बनाते हैं। तो एक क्लियरिटी हुआ कि ये हमारा वात, हवा का बारे में पूरा बॉडी में कितनी हवा की मात्रा है, ये हमारी आग के बारे में कितनी अग्नि की मात्रा, कितनी आग हमारे बॉडी में है, जो कि महत्वपूर्ण है। आग के बिना पकेगा नहीं कोई खाना। आप घर में खाना पका के खिलाती है, फिर बॉडी उसको पकाती है कि हमारे अनुरूप ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन इस पकाने में ये मात्रा पानी का बताता है, तीसरी फिंगर हमारी। तो पानी और आग की मात्रा सही रहेगी। अगर चावल आप पका रही हैं
अगर चावल में ज़्यादा पानी हो गया तो गीला हो गया, वो भी खाने में टेस्टी नहीं होगा। चावल में पानी कम हो गया तो सूखा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आग, पानी और हवा का जिस तरह से एटमॉस्फेयर में सूर्य, चंद्रमा और हवा, ये तीनों ही एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हैं, सेम बॉडी मैकेनिज्म है। ये तीनों बिगड़ते हैं तो आपका देखिए तुरंत बुखार, जुकाम, खांसी शुरू होती है। तो ये तीनों अंदर की बॉडी में मजबूत करने का काम जो ये पांचों महाभूत हैं, ये हम खाने से करते हैं। अगर खाना हमारा सही है तो ये हमारे शरीर की बात अच्छा काम करते हैं और डायग्नोसिस में क्लैरिटी आती है कि दोष कौन सा बिगड़ा है। ये दोष अगर मिला तो आपके 80 रोग ठीक हो रहे हैं, 80 रोग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये रोग अगर मिला आपका पित्त वाला तो 40 रोग के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, और ये रोग मिला तो आपका 20 रोग के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो 80, 40, 120 और 20, 140 डिजीज के बारे में ये डिजीज हमारा डायग्नोसिस का एक टूल्स है कि जो 140 बीमारियों के बारे में ये हमें ऐसा करके बता सकता है। तो हमें जितनी जो स्टेथोस्कोप या फिर उस हिसाब से एलोपैथिक डॉक्टर टेस्ट करके पता करते हैं, हम पता कर सकते हैं नाड़ी पकड़ के कि भाई आपको क्या दिक्कत है और आपको किस चीज़ की दवा लेनी चाहिए। राइट। देखिए पैरामीटर्स में अगर मॉडर्न में हमारा है ना कि ऐसा है कि मॉडर्न का पैरामीटर में अगर जाता है पेशेंट, उसका आया कि साहब कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है मेरा, हमने देखा कहा भाई आपका मेददुष्टि हुई है, हार्ट में और लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो सेम जाकर के डायग्नोस कराता है तो बता रही साहब ये तो आप बताए, देखिए रिपोर्ट आ रही है मेरी वही सेम। तो रिपोर्ट कराने में कोई बुराई नहीं है। रिपोर्ट कराने से क्या होता है कि वेरीफाइड करता है तो उसका विश्वास और अच्छा होता है और विश्वासम फलदायकम। तो रिपोर्टिंग कर, फिर ठीक हो गया, फिर कहता है साहब देखिए ये रिपोर्ट था मेरा, अभी मेरा फिर अच्छी रिपोर्टिंग आ गई। तो इसलिए पैरामीटर्स मॉडर्न का यूज करने में अच्छी बात होती है और उसको दुनिया मानती है। तो अभी यही हम लोगों का प्रयास चल रहा है कि दुनिया की प्लेटफॉर्म पे हम किस तरह से हमारी शास्त्र हो, हमारी साइंस हो, विज्ञान उसमें के टूल्स क्या लगे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी IITs का हमारा क्या मिला हुआ है, और उसके बाद में मॉडर्न साइंस का जो पैरामीटर्स है उसके अनुरूप फिट है कि नहीं फिट है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही आ रहा है, डेली कुछ न कुछ अपडेट आता रहता है हम लोगों का। बिल्कुल। और सर अभी बीमारी की बात हो रही थी, तो बीमारी हमें आजकल इसलिए हो रही क्योंकि शायद हमारा खान पीन सही नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, या फिर दैनिक दिनचर्या सही नहीं है। तो आपका कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी आपने पब्लिश किया है, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मौसम के हिसाब से किस हिसाब से दिनचर्या या खाना पीना रखा जाए? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, उसका पेपर भी पब्लिश हो गया और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमारे मुख्य सचिव हमारे उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्र ने भी काफ़ी उसको पॉपुलराइज करने का प्रयास किया है कि आहारम महाऔषधि, आहार सुपर मेडिसिन है। अभी मेरा भाई छोटा अमेरिका में रहता है, वो आया कहा भैया अमेरिका में एक नई खोज हुई है। मैं क्या हुआ? बोला भैया आहार, डाइट इज ए फंक्शनल मेडिसिन। तो हम कहा यार तुम जो आज डाइट फंक्शनल मेडिसिन कह रहे हो, हमारे यहाँ 6th सेंचुरी में सुपर मेडिसिन कहा गया। तो अब तुम बताओ कि फंक्शनल बड़ा है सुपर, हम सुपर कहे हुए हैं 6th सेंचुरी में और आप आज फंक्शनल कह रहे हो। लेकिन आहार का जो दो अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आहार की हमारी मात्रा, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप 2400 किलो कैलोरी एनर्जी लीजिए, ये लीजिए, 3600 2400 डिवाइड किया हुआ है। अब एक उनका पैरामीटर, लेकिन हमारी पैरामीटर है कि आहार मात्रा अग्निबल अपेक्षणी, खाना उतना खाना है जितने में आपका खाना पच जाए, पेट साफ हो रहा हो और भूख लग रही हो। तो वो देखिए कि अगर आप अभी खाएंगी 4 रोटी तो हो सकता है मैं 6 खाऊं, दूसरे व्यक्ति का 8 रोटी खाने की प्रवृत्ति हो, उसका 8 पचाने की क्षमता है, इनका 4 और इनका 2 पचाने की प्रकृति है। तो एज पर हमारे यहाँ बताया गया कि आपकी बॉडी नीड्स के अनुसार से, जैसे उसी तरह सेम व्यायाम के लिए कहा गया है कि अगर आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम देखिए सब दौड़े जा रहे हैं, लेकिन व्यायाम का भी वहां पे कहा गया है कि आपका व्यायाम आपकी अपने शरीर की आधी शक्ति करनी है। तो लोग कहते हैं कि 8 किलोमीटर दौड़ रहे हैं हम डेली। अब उससे क्या होता है कि अगर ज्यादा व्यायाम करती हैं तो उससे आपका एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बीपी, बाल पकना, बाल झड़ना, कई लोग ज्यादा व्यायाम से भी होने लगते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो वहां भी कहा गया कि आधी शक्ति कितना है, तो बोले सा अर्ध शक्ति स्वेदापगमन अस्तमस्तक। जब नाक मस्तक में पसीना आने लगे तो आप जानिए कि आपके शरीर की आधी शक्ति की व्यायाम हो गया है। अब आप देखिए कि अगर आप जाड़े में 8 किलोमीटर करेंगे तब पसीना आएगा, गर्मी में आप 4 किलोमीटर, बसंत में 4 किलोमीटर करेंगी तब आएगा, गर्मी में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करेंगे तब भी आ गया, बरसात में 2 ही किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो मतलब बरसात में कम व्यायाम करना है, गर्मी में उससे कम करना, जाड़े में खूब करिए व्यायाम, कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से आहार की मात्रा है कि जितना आपका खाना पच रहा हो और भूख लग रही हो, पेट साफ हो रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति का अपने घर में ही मानक दिया हुआ है, उसी का फॉलो करें, किसी का मत सुने। और अभी दुनिया साइंस फिर इसी पे लौट के आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। तो इसलिए एक आहार का जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पे कि जो अभी आहार का हम लोगों ने क्रम बताया कि आहार में जहाँ जाएंगे आजकल पूरा बड़े जो संभ्रांत परिवार हैं, पहले आपको सूप पिलाते हैं,
तो सूप से कहते हैं कि अरे भाई एपेटाइजर कर रहे हैं। हाँ। अरे जब आपको भूख लगी है तभी आप खाना खाने जा रहे हैं, हाँ। एपेटाइजर की आवश्यकता क्या है? अब उससे क्या होता है कि आपकी ब्रेन में अगर ग्लूकोज की कमी होती है तो भूख लगती है। तो जब भी ग्लूकोज का भूख लगेगा आपका, आप गए एपेटाइजर और ले लिए और एपेटाइज बढ़ गया, आपने ओवर ईटिंग किया, ओवर वेट हुए और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन से परेशानी हुए। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है आदौ मधुरम वंजित मध्य अम्ल लौड़म च से शांति कटुदित कसाय रस। पहले मीठा खाएं, फिर खाना खाएं और अंत में सूप पिए। अब मीठा खाने से क्या होगा कि सेटेटरी सेंटर में जाकर के ब्रेन में आपको कह देगा कि डोंट ओवर ईट। अगर आप डोंट ओवर ईट किए तो डोंट ओवर वेट हुए। डोंट ओवर वेट हुए, एनसीडी से, बड़े बड़े बीमारियों से जो आजकल का मेन बीमारियों का कारण है, उससे आप बच सकते हैं। इस पे हमारी स्टूडेंट है सुधा यादव पीएचडी की, इसी पे आहार पे ही काम कर रही है। तो उसको मैंने अभी पब्लिश हुआ पेपर में आहार क्रम की व्यवस्था और पूरा साथ सम्मत किया हुआ है। तो लिंक अगर आप देंगी तो समाज और जनता को ज़्यादा पसंद आएगा और सही बात समझ में जाएगी। मुझे लगता है ये सब का मेन रीज़न है कि हम वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियन कल्चर की। पहले मतलब जो क्रम वहाँ चले आ रहा है, सूप फर्स्ट, देन सम स्टार्टर्स, देन वी हैव सम मेन कोर्स एंड देन डिज़र्ट। तो ये क्रम शायद हम अपने ज़िंदगी में अपनाना चाह रहे हैं, तो वो दिक्कत हमारे लिए ही बन रहा है जो हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो सर ये सब के पीछे मुझे लगता है कि मेन कारण है कि जागरूक नहीं है लोग कि आखिर भारत में आप किस तरीके से खान पीन रखें और किस तरीके से आपकी बॉडी में डाइट होनी चाहिए। जागरूक नहीं है लोग। तो जहाँ तक मुझे पता चला है, आप भारत सरकार के साथ मिलके आयुर्वेद को लेकर जन जागरूक अभियान भी चला रहे हैं। तो इसी में मेरी आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि सर ये जन जागरूक अभियान आपकी मुहिम जो आप छेड़े हैं वो किन किन चीज़ों को लेकर है, और आयुर्वेद का जो आपका मेन स्कोप है कि इसे हमें पूरे विश्व में फैलाना है कि भारत से है, ये आगे भविष्य क्या है आयुर्वेद का? क्या 4-5 सालों बाद फिर से एलोपैथी की जगह आयुर्वेद दिखेगा? ये बताइए सर। देखिए, जब हम नकल करते हैं तो अकल लगानी चाहिए। बिल्कुल। तो हम नकल तो वेस्टर्न का करने लगे, लेकिन अपनी अकल नहीं लगा रहे हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे लोग किस तरह से हैं, हमारी भूमि किस तरह की है। इसके कारण में क्या होता है कि अगर आदमी नकल का, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे लगता है कि एक बार कोई, हम लोग कहानी सुनते थे कि एक कोई एग्जाम हो रहा था, उस एग्जाम में नकल करने के लिए कोई जाके दे आया उसके फादर ने कि बेटा ये नोट कर लेना। अब बेचारा बेटा जो करके पूरा नोट किया नकल का, और नकल करके जब बाहर निकला पेपर लिख करके तो बोला बेटा लिख दिया एग्जाम? बोले हाँ एकदम फर्स्ट क्लास लिख दिया पापा। कहन कि अरे एक छूट गया पापा, खाली मुहर नहीं लगाया। तो कहन क्यों? कहन अरे साहब वो मुहर नहीं थी हमारे पास, क्या करें? तो देखा कर अरे वो तो सीमेंट का बिल दे दिया था आपने नकल करने के लिए। तो इसलिए अगर वो नकल पढ़ा होता तो पढ़ने के साथ में अगर वो लेकर कंबाइन करता तो शायद अच्छा उसका लाइफ होती। वही हाल हमारी है कि जो लोग सुनाते थे गांव में कि आयुर्वेद में नकल कर रहे हैं लोग, किए मतलब जो वेस्टर्न कल्चर का हमारे लोग, लेकिन अभी धीमे धीमे जागरूकता बढ़ रही है। जैसे आप हल्दी दूध का आज कह रही हैं, हल्दी दूध का अमेरिका खूब जम के प्रचार कर रहा है कि हल्दी दूध पीजिए, हल्दी दूध सोना बात आजकल होने लगा, टर्मरिक मिल्क और ये पूरा हो रही है। हाँ। अब ये अभी मुझे चोट लगा, परसों मेरी हाथ कुचल गई थी। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल खाली हल्दी और तेल से सिर्फ एक एंटीबायोटिक, एक दवाई, कोई एंटीबायोटिक एनाल जैसी कोई एक भी नहीं खाया है। हाँ। और हमें लगता है कि पूरा फैमिली हम लोगों का एक भी मतलब पूरी की पूरी 10-10 साल हो गया होगा इन सब दूरी बना करके पूरा आयुर्वेद पे, और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और एक हम रिसर्च के पर्पज से ये भी किए थे कि भाई हमारे पास आयुर्वेद की मेरे पास व्यवस्था है, तो क्यों ना हम अगर वैक्सीनेशन हमारे पास आयुर्वेद हम लोग हुआ था कोविड, तो उसका एंटीबॉडी बना हुआ था बॉडी में, तो हमने वैक्सीनेशन फैमिली का नहीं कराया कि इसका रिसर्च करने के लिए हम होगा भाई एक, हमें लगता है कि हम लोग बेस्ट, कोई इम्यूनिटी कमी नहीं हुआ, सब इंजॉय कर रहे हैं उसका। तो इसलिए आपका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं, आयुर्वेद की युक्ति पूर्ण रोग से मुक्ति। और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, दोष के अनुसार, नाड़ी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, आहार शक्ति के अनुसार, आपका व्यायाम शक्ति, आपकी व्यायाम कितनी है शक्ति है, और इसमें एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण आपका भी अपने उठाया जागरूकता के लिए, तो आपके थ्रू जागरूकता का हमें लगता है कि ये आप देंगी तो बहुत ज़्यादा इस पर इनपुट मिलेगा और समाज बहुत ज़्यादा इस पर सेंसिटिव है, तो उसको बढ़ाएगा। कि एक दिन हम लोग सोच रहे थे कि आखिरकार लीवर के, फैटी लीवर और हार्ट के रोग काहे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए रीजनिंग करना पड़ता है, लोग ऐसे ईजी नहीं मिलता है। तो उसमें मिला हमें कि
जो हमारे 7 धातुएं हैं, 7 धातुओं में 6 धातुओं की मल बना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो जिसमें से 5 को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम रोक नहीं सकते, निकलता ही निकलता शरीर से बाहर, उससे कोई रोक नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल, रस का कफ है, बाहर निकलेगा, रक्त का पित्त है, फेसेस के थ्रू बाहर निकलेगा, रक्त मांस का कान का खूंट है वो बाहर निकलेगा, अस्थि का नख और बाल है वो बाहर निकलता रहेगा, रोक नहीं पाएंगे, मज्जा का आंख का कीचड़ है उसको आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जो मेद का मल स्वेद है, एक कंसेप्ट है पूरे कंट्री के लिए, इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, पब्लिकेशन भी चल रही है कि मेद का जो मल स्वेद होता है, स्वेटिंग कराना, पसीना कराना, वो समाज पसीना से भागता जा रहा है, पसीना छोड़ करके पसीना निकालने नहीं दे रहा है। उस पसीना निकलने से अगर गंदगी आपके अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बॉडी में, कहाँ जाएगा? लीवर के पास जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो लीवर बेचारा कितना गंदगी निकालेगा? अगर लीवर गंदगी नहीं निकालेगा तो लीवर में जाकर के फैटी लीवर बना दे रहा है, और अगर लीवर से ज्यादा हुआ तो हार्ट में जाकर के ब्लॉकेज, हार्ट से बढ़ा तो पूरी बॉडी में हार्ट कहता है कि यार पसीना कहाँ से निकलेगा, तो जाकर के पूरा आपके जो कैपिलरीज हैं उसको बढ़ा करके बीपी पैदा कर दे रहा है। मतलब एक पसीना आप नहीं निकाल रहे हैं, उसे लीवर का रोग, हार्ट का रोग और बीपी का रोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, ये आयुर्वेद का मूल ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ को खाली मैं बता रहा हूँ। अब इसका वैलिडेशन होना और इस पर एक बढ़िया से पब्लिकेशन होना, आगे की प्रक्रिया हम लोग लगा हुआ है। तो ये सब बातें जब समझ में एग्जैक्टली कि शास्त्र ये कह रहा है और विज्ञान भी कहता है कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन लीवर ही है। अब हम एसी या पंखे में रहते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भी हम कम से कम स्वेटिंग कराने के लिए तेल की मसाज किए और पूरा बाहर निकल गया वॉक करने के लिए, तो जितना आप मेहनत करेंगी, ज्यादा मेहनत करेंगी कम पसीना निकलेगा, उतना तेल लगा के पहले वॉक करेंगी कम मेहनत में ज्यादा पसीना निकल गया आपका, तो आपके बॉडी से पूरा जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था बाहर निकल गया, आप रोग से निरोगी हो गए। इसलिए आज आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और आयुर्वेद के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग चूंकि विश्वविद्यालय से हैं, महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक गरिमामयी संस्थान पूरी दुनिया की है, उस दुनिया में अच्छे लोगों को ले आना और अच्छे लोगों को प्रमोट करना और अच्छे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के हर वर्ग तक हमारा पहुंचना चाहिए कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। इसके लिए आपने हमें मौका दिया और सर हमें मौका मिला कि हम लोगों तक पहुंचा पाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। अगर आप भी वैद्य सुशील दुबे जी से मिलना चाहते हैं तो बनारस में ये रहते हैं, और अगर सर ने अलाउ किया तो मैं ज़रूर कोई ऐसा नंबर स्क्रीन पर दूंगी जिससे आपको कांटेक्ट किया जाए, पूरे भारत के लोग, क्योंकि बहुत लोग आयुर्वेद को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही चीज़ें नहीं मिल पाती है सर। तो किसी भी तरीके से आपसे अगर बनारस आके कोई मिलना चाहे तो किस तरीके से मिल सकता है, ये मैं ज़रूर लोगों को बताऊंगी। और हो सकता है कि मेरे इस छोटे से कदम से और आप यहाँ आए इस बात से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधर जाए। तो एक बार फिर से शुक्रिया सर आपका यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।